ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में श्री अन्न के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जेपी मिश्रा, निदेशक ICAR, भारतीय कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में श्री अन्न का महत्व विषय पर, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री जेपी मिश्रा जी, जो कि नीति आयोग के कृषि सलाहकार रह चुके हैं और वर्तमान में जोधपुर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान शाखा है उसके निदेशक हैं। मिश्रा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि मिश्रा जी आपको जानकारी है, हम सभी को पता है कि 2023 जो था वो मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया और भारत में मोटे अनाज हमेशा से ही चलन में रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय मौजूदा दौर में पूरी दुनिया ने मोटे अनाज के महत्व को अब स्वीकारा है और भारत ने इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और वास्तव में भारत के ही जो प्रयास थे जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने को तैयार हुआ। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मिश्रा जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये मोटा अनाज जो हम कहते हैं, तो मोटा अनाज में कौन कौन से अनाज शामिल हैं? अमरीश जी, मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, सावा, कोदो, कुटकी, इस तरह के लगभग 9 से 10 खाद्यान्न सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें हिंदुस्तान में ये सारे खाद्यान्न अलग अलग राज्यों में उगाए जाते हैं। सबसे प्रमुख इसमें ज्वार और बाजरा है, क्योंकि उनका उत्पादन करीब 13 से 14 मिलियन टन, मतलब 130 से 140 लाख टन होता है देश में। इसके बाद रागी, जो कि कर्नाटक और जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं उसमें प्रमुखता से उगाया जाता है, उसका भी करीब 3.4 या 3.5 लाख टन उत्पादन होता है। तो कुल मिला के ये जो 8-9 मोटे अनाज की फसलें हैं, इनका करीब 18 मिलियन टन, 180 लाख टन उत्पादन देश में होता है। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो जलवायु से परिवर्तन के कारण या जलवायु जहाँ पे अच्छी नहीं है, जहाँ पे कम बरसात होती है, जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ जाता है, वहाँ की सबसे प्रमुख फसलें हैं। और वहाँ के निवासियों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए एक जीवन दायिनी, या आप कह लीजिए कि उनकी लाइफ लाइन जो है वो इन्हीं फसलों के इर्द गिर्द चलती रहती है। यही नहीं, केवल मनुष्यों के या खाने के लिए ही नहीं, ये पशुओं के चारे का भी एक प्रमुख स्रोत है इन राज्यों में। चाहे वो हरा चारा हो, चाहे वो सूखा चारा हो, तो जो अपना ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब चारे के रूप में भी बहुत एक मुफीद चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव तो खाद्य सुरक्षा पे है ही है। जी। लेकिन जो दुग्ध उत्पादन है उसको भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, क्योंकि दूध को हम कहते हैं कि ये सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ है और इसमें सभी तरह के मिनरल, प्रोटीन, फैट, वो सारा उपलब्ध होता है। तो अपने में तो ये न्यूट्री रिच है ही है, इसमें प्रचुरता में खाद्य पोषक तत्व तो होते ही है। लेकिन इसके अलावा जो पशुओं को जब हम खिलाते हैं तो उनसे जो दूध मिलता है उसका भी मानव जीवन में बहुत अभिन्न उपयोग होता है और उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनके स्वास्थ्य में ये वृद्धि प्रदान करता है। जी मिश्रा जी, एक चीज और जो आपने अभी उल्लेख किया, खाद्यान्न सुरक्षा। तो भारत इतना विशाल देश है, हालांकि हमारा खाद्यान्न उत्पादन बहुत अच्छा है, बावजूद इसके एक खाद्यान्न सुरक्षा जैसा विषय है उस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। और जो दूसरा पोषण तत्व की आपने बात की, अगर इन दोनों पक्षों को हम ध्यान में रखें तो ये जरूरी है कि मोटे अनाज की ज्यादा से ज्यादा उसकी उत्पादन पे ध्यान दिया जाए और उसके लोगों तक उसको सुलभ पहुंचाने पर ध्यान दिया जाए। तो इस दृष्टि से जो प्रमोशन की बात है, जो प्रोत्साहन की बात है, उसके लिए आपकी दृष्टि से अभी और कौन से प्रयास करने की जरूरत है?
प्रोत्साहन के लिए अमरीश जी 2-3 मुख्य चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों को आकृष्ट करता है कि ये फसल उगाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा लागत लगाएं, तो पिछले 8-9 सालों में करीब करीब इसके 2 गुने के आसपास वृद्धि की गई है, जो एक अभूतपूर्व कदम है। दूसरा चीज जो इसको बढ़ावा देने के लिए अभी नई नई प्रजातियों का संधान किया जा रहा है, उनको ईजाद किया गया है। उनको केवल नई प्रजातियों को विकसित ही नहीं किया गया, उनकी संस्कृति ही नहीं की गई, बल्कि उसके सीड को भी सीड प्रोड्यूस करके, उसका ब्रीडर सीड बना के, फिर उसका फाउंडेशन सीड बना के, फिर उसके लिए सर्टिफाइड सीड को बना के और उसको कम मूल्य पे किसानों को उपलब्ध कराने की भी एक मुहिम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत चल रही है, जो कि सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो बीज की और जो नई नई तकनीकी है, हमारे जो 731 कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे देश में, लगभग सभी जिलों में है, वहाँ पे हम अच्छी प्रजातियों का, अच्छी उत्पादन तकनीकी का, अच्छे रख रखाव का, अच्छे प्रोडक्ट उसके कैसे डेवलप किए जाए, इन सब पे हम प्रदर्शन करते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। महिला किसानों और उद्यमियों को, महिला जो स्वयं सहायता समूह है या किसानों के जो संगठन है या पीओ, उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग, उनके खेत पे जाके अग्रिम प्रदर्शन, ये सारा काम तो रिसर्च का, एक्सटेंशन का और डेवलपमेंट का, आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू ये सारा, और एक प्राइस सिग्नल जो सरकार एमएसपी के थ्रू दे रही, तो प्रोत्साहन में तो अभी कोई कमी नहीं मुझे दिख रही है। जी मिश्रा जी, एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, चूंकि अब मोटे अनाज पे काफी बल दिया जा रहा है कुछ वर्षों से, और उसमें तमाम देश ऐसे हैं जो अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। तो जिन देशों में मोटे अनाज का उत्पादन नहीं होता, वहां पर निर्यात की संभावनाएं भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को निर्यात की दृष्टि से काफी प्रतिस्पर्धा का सामना भी आने वाले समय में करना पड़ सकता है। तो मोटे अनाज के निर्यात की दृष्टि से को क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं और उसके लिए क्या और अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है? निर्यात की तो अपार संभावनाएं हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अभी 2021 में करीब 34 US मिलियन डॉलर का निर्यात ये इस तरह के मोटे अनाज का किया गया है, जो इसके 1 साल या 2 साल पहले करीब 27 मिलियन US डॉलर का था। तो मतलब 2-3 सालों में ही 27 से 34 मिलियन US डॉलर इसका निर्यात बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हिंदुस्तान के किसानों के लिए, हिंदुस्तान की सरकारों के लिए, कि जिस उद्देश्य के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कदम का यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जिसकी अवधारणा की थी और जिसकी अनुमति दी थी, जिस अवधारणा के साथ हम आगे बढ़े थे, तो उसका एक परिणाम फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। जी। नंबर 2 चीज, जब भी इस तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, और भी देश हैं जो इसके उत्पादन को बढ़ावा देंगे, स्पेशली जो हमारे अफ्रीका में जो देश हैं, वहाँ भी मिलेट्स का काफी उत्पादन पहले से होता है और आगे भी होगा। हालांकि उनका जो लोकल कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा है, तो वो एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में कब आएंगे ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आएंगे तो है ही। और फिर वहाँ पे क्वालिटी के लिए कंपटीशन होगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे मिलेट को हम बढ़ावा दे रहे हैं इसके उत्पादन के लिए, हमें जो अच्छी उत्पादन तकनीकी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या जो हमारा एपिडा जो संस्थान है, जो इस तरह के एग्रीकल्चर के, खाद्यान्नों के या कृषि के उत्पादों के निर्यात और आयात के संबंध में काम करता है, वहाँ पे इस तरह के गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है कि उसमें कब हमको किस तरह के प्रयास करने चाहिए, कितने खाद डालना चाहिए, कब पानी लगाना चाहिए, कब कीटनाशी डालना चाहिए। हम अपने विभिन्न जो एक्सटेंशन की मशीनरी है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को किसानों तक ले जा रहे हैं
मिश्रा जी, हम सभी जानते हैं कि अभी जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता थी, उस वर्ष में भी भारत ने काफी सारा काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, शेफ्स के सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए गए और जो फार्मर्स प्रोडक्शन था उनकी प्रदर्शनियां लगाई गई, किसान मेला आयोजित हुए। तो ये सारी तरह के कार्यक्रम हुए। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि जो मोटे अनाज पर आधारित उत्पाद, उनकी क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के उत्पाद बाजार में लाए जा सकते हैं और उनका किस तरह का इस्तेमाल हो सकता है, और इन जो निर्यात की संभावनाएं भी वहां किस तरह की हो सकती हैं? मोटे अनाज के कई तरह के उत्पाद अभी बाजार में आ चुके हैं। जैसे मोटे अनाज के बिस्किट्स, चाहे वो ज्वार के हों, चाहे वो बाजरा के हों, चाहे रागी के। दूसरा, अभी कई इस तरह के स्वयं सहायता समूह या महिला उद्यमी या हमारे जो किसान उत्पादन संगठन है, वो इन चीजों पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं राजस्थान और हरियाणा के सारे केवीकेज की को देखता हूँ, तो मेरे पास कम से कम 60 से 70 इस तरह के उद्यमी हैं या एफपीओज हैं जो मिलेट आधारित प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, उनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें पूरा विश्वास है कि मिलेट के तमाम रेसिपीज, करीब 200 इस तरह के व्यंजन और इस तरह के प्रोडक्ट मिलेट और मिलेट आधारित बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं हिंदुस्तान में। जो मिलेट के प्रोडक्ट्स हैं, मिलेट का जो प्रोडक्शन है, मिलेट का जो कंजम्पशन है, उसको सारे विश्व में कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे फैलाया जाए। और उद्देश्य केवल एक ही है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मनुष्य की स्वास्थ्य के लिए और अपनी धरती के स्वास्थ्य के लिए। ये कम पानी, कम खाद और जहाँ पे जलवायु अच्छी नहीं है वहाँ भी अच्छा उत्पादन देते हैं, जिससे लोगों का न्यूट्रिशन भी बढ़ता है और उनका खाद्य सुरक्षा भी। मिश्रा जी, जो हमारे प्राचीन समय से चले आ रहे मोटे अनाज हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुसंधान करने का प्रयास किया जा रहा है, और चूंकि आपने बताया कि आप राजस्थान और हरियाणा में जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं, उनको देखते हैं, तो बाजरे का भी एक बाड़मेर में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। तो ये जब अनुसंधान के बाद जो नई किस्में आएंगी या नई वैरायटीज आएंगी, नए बीज आएंगे, तो इससे निश्चित रूप से हमें काफी फायदा होगा। आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहेंगे? आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि राजस्थान मोटे अनाज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है और स्पेशली बाजरे का तो इसमें ये देश में अग्रणी इसका स्थान है। और इसलिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की अवधारणा भी हुई और उसकी स्थापना भी हुई। और अब जो नई नई प्रजातियां, नई नई तकनीकी इजाद होगी, तो उससे केवल पश्चिमी राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पश्चिमी राज्य जो राजस्थान, गुजरात, दमन एंड दीव और इससे लगे हुए जो इलाके हैं जो कि मिलेट्स के मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, वहाँ के किसानों की बहुत मदद होगी और की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। जी मिश्रा जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। निश्चित रूप से देश मोटे अनाज के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और न सिर्फ देश के अंदर बल्कि भारत इस स्थिति में होगा जो पहले से ही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भी प्रयास, जो भी काम हो रहे हैं मोटे अनाज के लिए, उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा। मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में श्री अन्न के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जेपी मिश्रा, निदेशक ICAR, भारतीय कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।